हेलो दोस्तों, मैं मुकेश एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी पे। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने संविधान के भाग 2 को पढ़ा था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि 26 जनवरी 1950 जब भारतीय संविधान को लागू किया गया तो किसे भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। इसी भाग में हमने आर्टिकल 11 को भी पढ़ा था, जो भारतीय संसद को ये अधिकार देता है कि वो नागरिकता के संबंध में शर्तें निर्धारित करे। तो इसी आर्टिकल को आधार बना के 1955 में भारतीय संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया। तो अगर इस अधिनियम की बात करें तो ये 5 प्रकार से भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है। तो देखिए, इस अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति 5 आधार पर भारतीय नागरिकता ग्रहण कर सकता है। तो पहला आधार है जन्म के आधार पे। जिस व्यक्ति का जन्म भारत में होगा उसे इस अधिनियम के तहत भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। दूसरा है वंश के आधार पे। जिसके माता पिता भारतीय हैं, हालांकि उसका जन्म देश के बाहर हुआ है, तो उसे वंश के आधार पे भी भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सकती है। नेक्स्ट है पंजीकरण के आधार पे। फोर्थ है देशीयकरण के आधार पे। और लास्ट वन है क्षेत्र समावेश के आधार पे। क्षेत्र समावेश की बात करें तो भूमि विस्तार के माध्यम से। तो 1 बाय 1 हम इन सभी को स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट है वो है जन्म के आधार पे भारतीय नागरिकता। तो देखिए, जन्म के आधार पे भारतीय नागरिकता किस व्यक्ति को किस आधार पे दी जाती है। तो देखिए, जब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ तो उस दिन के बाद जो भी व्यक्ति भारत में जन्म लेगा वो इस अधिनियम के तहत भारतीय नागरिक माना जाएगा। 1955 में बने इस कानून में ये प्रावधान था कि जो भी व्यक्ति भारत में जन्म लेगा उसे जन्म के आधार पर भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। हालांकि इस अधिनियम में बाद में 1986 में संशोधन किया गया। इसमें एक और शर्त जोड़ी गई कि जन्म लिए हुए बच्चे के माता पिता में से कोई एक, कम से कम कोई एक भारतीय होना चाहिए। बाद में इसमें और संशोधन हुआ और एक शर्त और जोड़ी गई कि जन्म लिए हुए बच्चे के माता पिता भारत के वैध प्रवासी होने चाहिए। तो 2003 में हुए संशोधन में कहीं ना कहीं अवैध प्रवासी को भी परिभाषित किया गया। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद जो भी व्यक्ति भारत में जन्म लेगा उसे इस कानून के तहत भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। इस अधिनियम में हुए संशोधन नागरिकता संशोधन अधिनियम जो 1986 में हुआ था, इस संशोधन में जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए। जिसका जन्म भारत में हुआ है तो जन्म के समय उसके माता पिता में से कम कोई एक, या तो माता या तो पिता, इनमें से कोई एक भारतीय होना चाहिए। इसके बाद हमने इसमें और एक शर्त जोड़ी गई। तो ये शर्त थी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के तहत इस शर्त को जोड़ा गया। इसके तहत जन्म लिए हुए बच्चे के माता पिता भारत के वैध प्रवासी होने चाहिए। तो इस संशोधन में अवैध प्रवासी को भी डिफाइन किया गया। तो अवैध प्रवासी कौन होगा? भारत का अवैध प्रवासी वह व्यक्ति है जिसके पास भारत में निवास करने के वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर कोई भारत में निवास कर रहा है, उसके पास वैलिड परमिट या वीज़ा है, तो वो वैध प्रवासी कहलाएगा। अगर नहीं है तो वो क्या होगा? अवैध प्रवासी होगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज अगर हम देखें कि इस अधिनियम के तहत जन्म के आधार पर किसे भारतीय नागरिकता दी जाती है, तो इसके लिए है कि बच्चे का जन्म कहाँ होना चाहिए? भारत में होना चाहिए। उसके माता पिता में से कम कोई एक भारतीय होना चाहिए। अगर दोनों भारतीय हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ उसके माता पिता भारत के वैध प्रवासी होने चाहिए। याद रखेंगे, ये संशोधन अधिनियम 1986 में ऐड हुआ था और ये 2003 में हुआ था। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है वंश के आधार पे भारतीय नागरिकता। जैसा कि मैंने बताया कि इस अधिनियम के तहत 5 प्रकार से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो इसमें नेक्स्ट आता है वो है वंश के आधार पे भारतीय नागरिकता। तो देखिए, यदि कोई भारतीय नागरिकता प्राप्त कोई दंपत्ति अपने बच्चे का जन्म देश से बाहर कराती है और उस बच्चे का पंजीकरण 1 वर्ष के भीतर भारत में करा देती है, तो उस बच्चे को वंश के आधार पर भारतीय नागरिकता दी जाती है। हालांकि 1955 में बनाए इस अधिनियम में शुरू में यह प्रावधान था कि पिता के वंश के आधार पर ही जो है नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो देखें, भारत के बाहर पैदा हुआ व्यक्ति वंश के आधार पे भारत का नागरिक होगा यदि उसके पिता
उसके जन्म के समय भारत के नागरिक होंगे। यानी 1955 में बने इस अधिनियम में पिता के वंश के आधार पर ही भारतीय नागरिकता दी जाती थी। यानी बच्चा अगर विदेश में पैदा हुआ है और उसके पिता भारतीय हैं तभी वंश के आधार पर भारतीय नागरिकता दी जाती। अगर माता भारतीय है पिता विदेशी है तब भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान नहीं था। परंतु इस भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के तहत माता के वंश के आधार पर भी भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया। तो अगर वर्तमान की स्थिति को देखें तो वंश के आधार पे आज उस व्यक्ति को भारतीय नागरिकता दी जा सकती है जिसके माता पिता में से एटलीस्ट कोई एक भारतीय है और उसका जन्म देश से बाहर हुआ है। और उसका पंजीकरण, ये भी याद रखें कि बच्चे का पंजीकरण भारत में 1 वर्ष के भीतर कराना अनिवार्य होगा। कि बच्चे का विदेश में जन्म हो रहा है तो उसका पंजीकरण 1 वर्ष के भीतर भारत में कराना जरूरी होगा, तभी उसे वंश के आधार पर भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माता के वंश के आधार पर नागरिकता देने का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के तहत ये प्रावधान इस अधिनियम में किया गया था। तो चल रही है नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट है वो है पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता। तो ये प्रावधान उन लोगों के लिए है जिनका जन्म ना तो भारत में हुआ है और ना ही उनके माता पिता भारतीय हैं। तो पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कम से कम भारत में 7 वर्षों तक निवास करना होगा। उसके पश्चात ही उसे भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सकती है। ये प्रावधान ज़्यादातर उन लोगों के लिए है जिनकी शादी भारत में हुई है और वो भारत में निवास कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं सोनिया गांधी, तो सोनिया गांधी मूलतः भारतीय नहीं है। उनकी शादी राजीव गांधी के साथ हुई थी और वो भारत में निवास करने लगे, तब उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। तो पंजीकरण के माध्यम से जैसे उनकी शादी भारत में पंजीकरण हुई, तो पंजीकरण के बाद जो है किसी व्यक्ति, अगर वो व्यक्ति भारत में 7 वर्षों तक निवास करता है तो उसके बाद उसे भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। ओके, नेक्स्ट है देशीयकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता। तो यह प्रावधान उन लोगों के लिए है, देशीयकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता, ये प्रावधान उन लोगों के लिए है जिनका जन्म ना तो भारत में हुआ है और ना ही उनके माता पिता भारतीय हैं, परंतु वो किसी कारणवश भारत में निवास करते हैं, चाहे वो अपने काम अपने रोजगार से संबंधित क्यों ही नहीं, परंतु वो भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं। तो वो केंद्रीय सरकार के गृह मंत्रालय से प्रमाण पत्र प्राप्त करके भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए कुछ शर्तों का पूरा होना जरूरी है। यदि केंद्रीय सरकार की राय में आवेदक ऐसा व्यक्ति है जिसने विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति व मानव प्रगति में विशिष्ट सेवा दी है तो उसे भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति दुनिया भर में इन क्षेत्रों में प्रतिष्ठित व्यक्ति है तो उसे भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सकती है देशीयकरण के माध्यम से। केंद्रीय सरकार एक प्रमाण पत्र जारी करेगी जिसके आधार पर उसे भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सकती है। यदि ऐसा नहीं है तो दूसरी शर्त क्या है कि वह व्यक्ति पिछले 12 वर्षों में भारत में निवास कर रहा है और इसके साथ साथ उसकी 8वीं अनुसूची, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का उसे ज्ञान है। तो दूसरी शर्त ये है कि यदि कोई व्यक्ति भारत में पिछले 12 वर्षों से निवास कर रहा है और साथ में उसे 8वीं अनुसूची में उल्लेखित हमारी 22 राजभाषाओं में से किसी एक भाषा का ज्ञान है तो इस आधार पर उसे भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सकती है। ओके, तो देशीयकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 12 वर्षों तक भारत में निवास करना अनिवार्य होगा। हालांकि अगर वो कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा या मानव प्रकृति में विशिष्ट व्यक्ति है, प्रतिष्ठित व्यक्ति है, तो उसे ऐसे भी नागरिकता दी जा सकती है। चलिए नेक्स्ट है, एक संशोधन हुआ था इस अधिनियम में 2019 में जो काफ़ी चर्चित भी रहा था, ये देशीयकरण के माध्यम में हुआ था। तो देखिए, यदि कोई व्यक्ति, ये संशोधन था भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, तो इस संशोधन अधिनियम के तहत यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से है, इन 3 देशों में से किसी एक देश से वो संबंध रखता है और वो इन 6 समुदायों, ये 6 समुदाय कौन से हैं?
ये 6 समुदाय हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी। इन 6 समुदायों में से किसी एक समुदाय से वो संबंध रखता है तो उसे भारत में 5 वर्षों तक निवास करने के पश्चात भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सकती है। बाकी लोगों के लिए मैंने क्या बताया कि उनके लिए 12 वर्षों तक उन्हें भारत में निवास करना पड़ेगा और उन्हें 22 राजभाषाओं में से किसी एक भाषा का ज्ञान भी होना चाहिए। परंतु यदि कोई व्यक्ति इन 3 देशों में से किसी एक देश से है और वो इन 6 समुदायों में से किसी एक समुदाय से संबंध रखता है तो वो भारत में 5 वर्ष निवास करने के पश्चात देशीयकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो ये संशोधन अधिनियम आया था 2019 में, जो काफ़ी चर्चा में भी रहा था। लास्ट वन जो है वो है क्षेत्र समावेश के आधार पे भारतीय नागरिकता। तो क्षेत्र समावेश की अगर हम बात करें तो यदि भारत संघ में किसी नए क्षेत्र को शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भी भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बात करूं, सिक्किम को जो भारत का राज्य बनाया गया तो सिक्किम के जो निवासी थे उन्हें भी भारतीय नागरिकता दी गई। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि भूटान को अगर भारत का राज्य बना दिया जाता है तो भूटान के लोगों को भी अधिसूचना जारी करके राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करेंगे जिसके आधार पर उन्हें भारतीय मान लिया जाएगा। तो क्षेत्र समावेश के आधार पर भी इस अधिनियम के तहत भारतीय नागरिकता प्रदान की जाती है। ये 5वां आधार है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसी अधिनियम के तहत नागरिकता को समाप्त कितने प्रकार से किया जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि नागरिकता अधिनियम 5 प्रकार से भारतीय नागरिकता प्रदान करता है, तो ये 3 प्रकार से भारतीय नागरिकता को समाप्त करने का भी प्रावधान करता है। तो समाप्ति की बात करें तो 3 प्रकार से नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। इसमें से पहली बात है वो है स्वैच्छिक त्याग। तो यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी भारतीय नागरिकता को छोड़ना चाहता है तो इस अधिनियम के तहत वो छोड़ सकता है। ठीक है, तो वो डायरेक्टली भारतीय नागरिकता को स्वयं भी त्याग सकता है। दूसरा है समाप्ति के द्वारा। तो देखिए भारतीय नागरिकता की समाप्ति कब मानी जाएगी, तो इस अधिनियम के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है तो भारतीय नागरिकता अधिनियम के तहत उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मानी जाएगी। तो देखिए भारतीय संविधान जो है वो एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, यानी एकल नागरिकता का अर्थ ये है कि आप केवल भारतीय ही हो सकते हैं, किसी अन्य देश की नागरिकता हम ग्रहण नहीं कर सकते। तो यदि आप किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण करते हैं तो आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त मानी जाएगी। तो सेकंड पॉइंट ये है। इससे नेक्स्ट जो है वो है वंचित किए जाने पे। तो देखिए सरकार जो है किसी व्यक्ति को उसकी नागरिकता से वंचित भी कर सकती है और उसके क्या कारण है, किस आधार पे किसी की नागरिकता से उसे वंचित किया जा सकता है। तो देखिए यदि नागरिक जो है संविधान का अपमान करता है, तो यदि कोई व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है और वो भारतीय संविधान का अपमान करता है तो सरकार जो है उसे भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है। नेक्स्ट है यदि वो धोखे से भारतीय नागरिकता को ग्रहण करता है, जो वो दस्तावेज प्रस्तुत करता है वो गलत होते हैं और उसके आधार पर उसे भारतीय नागरिकता मिल जाती है और बाद में अगर ये पता लगता है कि उसने धोखे से भारतीय नागरिकता को ग्रहण किया है तो उसे भारतीय नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। नेक्स्ट जो है कि नागरिक जो है युद्ध के दौरान दुश्मन के साथ अवैध रूप से व्यापार या संचार करता है। तो अगर भारत देश युद्ध में है और कोई भारतीय नागरिक किसी दुश्मन देश के साथ जो है व्यापार या संचार करता है, इस तरह की कोई गतिविधि करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता को अंत किया जा सकता है। याद रखेंगे युद्ध के दौरान किसी भी व्यक्ति की नागरिकता का समापन नहीं हो सकता, युद्ध समाप्ति के बाद किया जा सकता है। याद रखेंगे एक युद्ध, एक निर्वाचन और आपातकाल, इन 3 स्थितियों में भारतीय नागरिकता को समाप्त नहीं किया जा सकता। इसके बाद है कि अगर व्यक्ति पंजीकरण या देशीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता ग्रहण करता है और अगले 5 सालों के भीतर ही उसे किसी दंडनीय अपराध में जो है किसी मामले में उसे 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा मिलती है तो इस आधार पर उसे भारतीय नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। और लास्ट वन है कि यदि नागरिक जो है पिछले 7 वर्षों से अधिक समय से विदेश में ही रह रहा है, वो भारत से बाहर ही रह रहा है पिछले 7 वर्षों से, तो इसके आधार पर भी उसकी भारतीय नागरिकता का अंत किया जा सकता है। तो ये 3 आधार हैं जिसके आधार पर भारतीय नागरिकता की समाप्ति की जा सकती है। इसमें से मैंने आपको पहला बताया कि नागरिक स्वेच्छा से भी अपनी नागरिकता को समाप्त कर सकता है। यदि कोई भारतीय नागरिक किसी विदेश की नागरिकता को ग्रहण करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और थर्ड वन हमने पढ़ा वो है वंचित करके।
तो ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।